उपसभाध्यक्ष जी, मैं उन सदस्यों में हूं जिनकी अपनी राय है कि यदि चुनाव समय पर हो जाते तो सत्ताधारी दल के पक्ष में होते और आज देश में तरह तरह की भ्रांतियां भी उत्पन्न न हुई होती। मैं श्री खुर्शीद आलम खां की बात से भी सहमत हूं कि आज यदि चुनाव होता तो इस चुनाव का निर्णय सत्ताधारी दल के पक्ष में ही जाता, लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता कि किन मित्रों की राय से यह निर्णय लिया गया कि चुनाव की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। इस 1 वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिए, जैसा आज ही प्रातःकाल विधि मंत्री श्री गोखले ने युक्तियां दी थी और अभी यहाँ बैठे हुए कुछ और मित्रों ने दुहाई भी दी थी कि हमने जो विकास और प्रगति के कार्य प्रारंभ किए हैं उनमें किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए हम चाहते हैं कि चुनाव 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए जाए। लेकिन मैं अपने मित्रों से हृदय पर हाथ रखकर यह पूछना चाहता हूं कि जो लक्ष्य आपने विकास का तय किया है, जो गति है और जो सीमा तय की है, क्या 1 वर्ष उसके लिए पर्याप्त है? चुनाव का 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा तो सारे विकास के लक्ष्यों को आप पूर्ण कर लेंगे, या 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा तो प्रगति की अंतिम सीमा तक पहुंच जाएंगे? मेरा कहना यह है कि उसके लिए तो 5 वर्ष भी पर्याप्त नहीं है। जिस गति से देश चल रहा है और हमारी सरकारी मशीनरी चल रही है, वास्तविकता यह है कि पिछले 1 वर्ष में तो हमने कुछ दाग बेल लगाई हैं, कुछ रेखाएं खींची हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनकी ओर हम चलना चाहते हैं। उसमें कुछ अंशों में सफलताएं भी प्राप्त की है, लेकिन हमको इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि उनमें सबसे बड़ी सफलता आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुई है। हमने जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया है, जो विदेशी पूंजी को भारत में केंद्रित करने के लिए कुछ व्यवहारिक पग उठाए हैं, वह सराहनीय हैं। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, या दूसरी जो शिक्षण संस्थानों में अनुशासनहीनता आ गई थी उस पर किस प्रकार का नियंत्रण हुआ, निश्चित रूप से इसकी सराहना करनी चाहिए। सभापति जी, संसद एक राष्ट्र का मंदिर है। मेरी अपनी इस प्रकार की कल्पना है कि राष्ट्र मंदिर की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी संसद सदस्यों की है। इस मंदिर की जितनी पवित्रता और स्वच्छता हम बनाए रखेंगे, उतनी ही राष्ट्र की श्रद्धा इस राष्ट्रीय मंदिर में जीवित रहेगी। इस पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने का दायित्व हमारा है। हम अपने व्यवहार से, हम अपनी वाणी से इसकी स्वच्छता और पवित्रता की रक्षा करें। पीछे कुछ इस प्रकार की कल्पनाएं भी हुई और ऐसे दृश्य भी देखने में आए जो इसकी स्वच्छता और पवित्रता को नष्ट करने वाले थे। उदाहरण के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि संसद में अनेक अवसर ऐसे भी आए जो इसके विरोधी थे। विरोध भी सभ्य भाषा में किया जा सकता है, इसके लिए किसी प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं, उसके लिए गाली गलौज की आवश्यकता नहीं, उसके लिए अभद्र व्यवहार की अपेक्षा नहीं जो राष्ट्र की गरिमा के प्रतिकूल है। इसी दृष्टि से मैं यह चाहता हूं कि वह सभ्य भाषा, पवित्र प्रदर्शन और सभ्य व्यवस्था जो संसद सदस्यों के लिए अपेक्षित है, उसका दायित्व हमारे ऊपर विशेष रूप से आ जाता है। और मैं यह चाहता हूं कि इसकी रक्षा के लिए हम जो भी अधिक से अधिक आगे जाकर कार्य कर सकेंगे, वह हमको करना चाहिए। सभापति जी, आप संभवतः परिचित ही है, मैं प्रारंभ से ही अपने देश की राजभाषा हिंदी का एक भक्त रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा अवसर भी आया है कि जब राजेंद्र बाबू के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन बने और पहली बार वह संसद के संयुक्त अधिवेशन में
भाषण करने के लिए आए तो कुछ सदस्यों ने निर्णय किया कि डॉक्टर राधा कृष्णन चूंकि अंग्रेजी में भाषण देंगे इसलिए हम उनके भाषण का बहिष्कार करेंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन मैं उन सदस्यों में था जिन्होंने इस भाषण का बहिष्कार करने की प्रक्रिया का विरोध ही नहीं किया, बल्कि लोकसभा की बैठक में भी इस बात को मैंने कहा कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्रपति सारे राष्ट्र की समन्वय श्रद्धा का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना संभव होता तो मैं वह प्रस्ताव लाता, लेकिन मेरा प्रस्ताव मंत्री के खिलाफ है क्योंकि गृह मंत्री के इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। गृह मंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि उन्हें अंधेरे में रखा गया और अंधेरे में जानबूझकर रखा गया था या अनजाने में। इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति कर सकती है, इसका निर्णय संख्या के बल पर नहीं किया जा सकता। सदन के सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि सरकार में बैठे हुए हर एक अफसर को अपने मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, न उन्हें कुछ पीठ के पीछे करना चाहिए, न उन्हें अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश करनी चाहिए। यह मामला ऐसा है, इसमें वित्त मंत्रालय के एक बड़े अफसर ने मंत्री को अंधेरे में रखने की कोशिश की है और उसके कारण मंत्री महोदय ने सदन को अंधेरे में रखने की कोशिश की या सदन अंधेरे में रखा गया है। अब यह कहा जा सकता है कि जो कुछ किया गया वह आगे की संभावनाओं को देखकर किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर केंद्र कर्मचारी यह समझते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है जब विधानसभा को भंग कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार के इस अधिकार को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस तर्क को नहीं मान सकता कि इसके बारे में सदन को सूचना दी जाए। गृह मंत्री 28 तारीख को आकर कह सकते हैं कि हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम किसी षड्यंत्र के शिकार नहीं हैं। लेकिन गृह मंत्री ने ऐसा नहीं कहा। 31 जुलाई को उन्होंने अपनी भूल का परिमार्जन नहीं किया। आज उन्होंने जो कुछ कहा उससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क किया। अब यह बात कही जा सकती है कि संपर्क हमारी ओर से नहीं हुआ था, संपर्क मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने किया था। यह बात भी कही जा सकती है कि हमने इसमें इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वे छपे, उन्होंने खुद आगे जाकर बजट छाप दिया। लेकिन अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 22 तारीख को टेलीफोन पर उसकी वार्ता हुई। क्या उसने उस वार्ता के बारे में वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को या प्रधानमंत्री को भी सूचना दी थी? महोदया, 23 मई को श्रीमती फूल रेणु गुहा के प्रश्नों के उत्तर में सूचना मंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया उससे सदन में और सदन के बाहर एक अप्रिय विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न यह था कि क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाने का विशेष आयोजन किया जाता? इसके उत्तर में जो कुछ कहा गया उससे पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो नेताजी की जयंती प्रतिवर्ष नहीं मनाता। ऑल इंडिया रेडियो के लिए नेताजी 5 वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। प्रतिवर्ष जयंती मनाने के बजाय 5 साल में जयंती मनाई जाती है। यह भी कहा गया कि 1961 तक नेताजी
की जयंती हर साल मनाई जाती थी, लेकिन बाद में किसी प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर प्रतिवर्ष जयंती मनाना बंद कर दिया गया और 5 साल में एक बार जयंती मनाने का निश्चय किया गया। इसके उत्तर में सदन में उत्तेजना फैली है, उत्तेजना देश में भी फैल रही है, सभाएं हुई हैं, प्रस्ताव पास किए गए। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने जो भी उत्तर दिया गया उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया और महोदया, उत्तेजना फैलना स्वाभाविक है। नेताजी का हमारे हृदय में बड़ा महान स्थान है। मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय कहा कि शासन के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए भी नेताजी एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन आकाशवाणी ने जो निर्णय किया है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि उत्तर में कहा गया है कि केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाएगी और बाकी के महापुरुषों को दूसरी पंक्ति में बैठा दिया गया। वे महापुरुष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन तीनों की महत्ता में किसी को संदेह नहीं हो सकता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति इस पहली पंक्ति में स्थान नहीं पाए। इसका कोई औचित्य नहीं। ऑल इंडिया रेडियो को इस तरह नेताओं का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो को अफसोस है कि हमारे देश ने इतने महान पुरुष क्यों पैदा किए। अगर महापुरुष कम होते तो मामला सरल हो जाता, लेकिन इतने अधिक महापुरुष हमारी भारत माता ने पैदा किए कि ऑल इंडिया रेडियो मुश्किल में पड़ गया। जी सर, जल्दी आ जा भाई, टाइम नोट कर जल्दी भाई। ये ग्रुप